जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने जाना था शोषण के विरुद्ध अधिकार और आपका धार्मिक स्वतंत्रता क्या है। हमने आपका 6 मौलिक अधिकार हैं। हमारा जो भारतीय संविधान, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 प्रकार का मौलिक अधिकार देता है। पहले 7 था, लेकिन अब कौन सा है? 6 है। तो 6 मौलिक अधिकार में हमने स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में पढ़ा, समानता का अधिकार के बारे में पढ़ा, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में पढ़ा, फिर आपका धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा। हमने 4 अधिकार पढ़ लिया है। अब हम आपको संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार के बारे में बताएंगे। क्या कल्चर और एजुकेशन का जो राइट्स है, हमें उसके बारे में इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो का लास्ट तक बने रहिए और पूरा वीडियो जरूर देखें, तभी आपको सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त होगा। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जैसे कि कोई भी बच्चा या कोई भी लड़की, औरत या कोई भी ऐसा बालक है जिसका क्या नहीं कर सकता, तस्करी नहीं किया जा सकता है। तस्करी कहने का अर्थ क्या होता है कि खरीद बिक्री। आप किसी को बेच नहीं सकते हैं या आप किसी को खरीद नहीं कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 23 के तहत आप किसी को खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। हमने 24 में भी आपको बताया था कि आप किसी से 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को आप किसी भी काम में नहीं लगा सकते। तो ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारा अगला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें बताए हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में किसके बारे में बताया गया और क्या है। डिटेल से हमने बताया। अगर आपको जानना है, समझना है और पढ़ना है तो मेरा शोषण का विरुद्ध अधिकार का जो वीडियो है जरूर देखें। अब देखिए, आज हम समझते हैं सांस्कृतिक शिक्षा संबंधित अधिकार, कल्चर और एजुकेशन राइट। आपको संस्कृति से संबंधित अधिकार है और शिक्षा से संबंधित अधिकार है। इसके कहने का अर्थ क्या हुआ कि कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे क्या कल्चर के आधार पर, उसकी संस्कृति के आधार पर शैक्षणिक मतलब स्कूलों में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। आप कोई हिंदू कास्ट का लड़का है और अगर वो मुस्लिम विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है तो उसमें उसको रोक नहीं है कि तुम उस विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सकते हो। वैसा कोई रोक नहीं लगा सकता है, क्योंकि हमारा अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना। मतलब अनुच्छेद 29 कहता है, देखिए हमारा जो भारत देश है वो क्या है, सभी देशों से अलग है, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के धार्मिक लोग रहते हैं, अनेक प्रकार का धर्म हमारा देश में चलता है। या हम कह सकते हैं हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ किसी भी विशेष धर्म को कोई भी विशेष छूट नहीं दिया गया है। ऐसा नहीं कहा गया है कि जो हिंदू व्यक्ति है उसे ज़्यादा मिल सकता है माइनॉरिटी, और जो कम है उसको नहीं मिलेगा। वैसा बात नहीं है। हर एक व्यक्ति को समान हक, समान दर्जा और हर क्षेत्र में इक्वालिटी से देखा जाता है। तो हम देखते हैं कि अल्पसंख्यकों वर्ग, जो अल्पसंख्यक है, हमारा जो भारत देश में बहुत सारे अल्पसंख्यक वर्ग के धर्म हैं, बहुत सारे अल्पसंख्यक वर्ग के धर्म हैं। जैसे हमारा जो भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन है? तो 80% से ज़्यादा हिंदू है। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ हिंदू भी अल्पसंख्यक के रूप में देखा जाता है। जैसे कि आप नागालैंड चले जाइए, मिजोरम चले जाइए, उधर के क्षेत्र में हिंदू कम है, ईसाई आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, आपका नागा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार हम ऐसा नहीं कर सकते कि सभी क्षेत्रों में हिंदू क्या है, बराबर है। हिंदू का जो मेजोरिटी है वो सभी क्षेत्रों में बराबर है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हिंदू की जनसंख्या कम है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मुस्लिमों का जनसंख्या कम है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ईसाई वगैरह का, बौद्ध धर्म का, ये सारे धर्मों की जनसंख्या कम है। तो हम इसको किस आधार पे बांटेंगे? अल्पसंख्यक को हम परिभाषित कैसे करते हैं? अल्पसंख्यक वर्गों को हम परिभाषित कैसे करते हैं? जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय अल्पसंख्यक वर्गों का कोई भी परिभाषा नहीं दिया गया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को देखा, भारत में धर्म को देखा, उसके साथ धार्मिक देखा कि किसके
कौन सा धर्म ज़्यादा है, कौन सा धर्म कम है। इसके आधार पर वो अल्पसंख्यक वर्गों में बांटा। जैसे कि देखिए हिंदू ज़्यादा है, लेकिन मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, पारसी हो गया, बौद्ध हो गया, ये सारे जो धर्म है वो अल्पसंख्यक के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि इनकी जो जनसंख्या है वो कम देखा जाता है। क्या आप कम देखा जाता है? हम पूरा देश का बात करें, पूरा देश में जब जनसंख्या ये आपका अल्पसंख्यक को निकाला गया तो देखा गया कि इसमें हिंदू ज़्यादा है, मुस्लिम की भी आबादी कम है, आपका ईसाई का भी आबादी कम है, सिख हो गया उसका भी, और बौद्ध धर्म है, सबका जो जनसंख्या है वो कम है। इसीलिए जो 5-6 धर्म हैं उन्हें किस में डाला गया? तो अल्पसंख्यक वर्ग में डाला गया। अल्पसंख्यक वर्ग में डालने का कोई वजह है। जैसे कि देखिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुसंख्यक व्यक्ति है, जैसे कि एक गांव है जहाँ ढेर सारा एक जाति के लोग हैं और उसमें एक ब्राह्मण है, तो ऐसा नहीं होगा अगर सरकार उस अल्पसंख्यक वर्गों को छूट नहीं देगी तो वो क्या होगा? दब कर रहेगा, समाज में क्या रहेगा? दब कर रहेगा। उसे बहुसंख्यक वाले जाति उसे दबा कर रखेंगे, बहुसंख्यक वाले धर्म उसे दबा कर रखेंगे। तो इस कंडीशन में कोई किसी को ना दबा सके, और इसीलिए क्या किया गया? अल्पसंख्यक वर्गों को छूट दिया गया। जैसे कि हम लोग जो ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण वो अल्पसंख्यक ही है। ब्राह्मण क्या अल्पसंख्यक है? यादव हो गया, चौहान हो गया, आपका और भी बहुत सारे जाति हैं जिससे जो ब्राह्मण क्या है? अल्पसंख्यक में आता है। तो इस प्रकार अल्पसंख्यकों को भी छूट देना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि उसे दूसरे वर्ग के लोग या दूसरे धर्म के लोग उसे दबाकर ना रख सकें। तो आइए हम अनुच्छेद 29 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 29 के बारे में जानते हैं। देखिए 5 में क्या कहा गया है? सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। हमारा जो मौलिक अधिकार 5वां है, जिसमें क्या कहा गया है? सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। उसमें ये 29 और 30 दो अधिकार हमें दिया गया है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार के दौरान 2 अनुच्छेद है, जिसमें क्या दिया गया? हमको राइट दिया गया है। तो देखिए पहला है 29, अनुच्छेद 29 में कहा गया अल्पसंख्यक वर्गों को हितों का संरक्षण, मतलब जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके पक्ष में कुछ उसको संरक्षण दिया जाए, कुछ प्रोटेक्शन दिया जाए, कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उसे कुछ छूट दिया जाए, जिससे कारण उसे समाज में दबकर रहना ना पड़े और वो इक्वलिटी से भी उसे अच्छा लगे कि हम भी समाज में समान हैं, हमें भी ये इस नज़र से नहीं देखा जा रहा है कि तुम अल्पसंख्यक हो। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। देखिए अनुच्छेद 29 हमको बहुत अच्छा बात बोलता है कि देखो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति है या कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का स्टूडेंट है, उसे इस आधार पे नहीं रोका जा सकता है कि तुम्हारा भाषा हिंदी है या तुम्हारा भाषा उर्दू है, तुम्हारा भाषा संस्कृत है। आप इस आधार पे नहीं रोक सकते कि तुम इस कॉलेज में या इस स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता, इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता। जैसे कि देखिए हमारा जो BHU है, हिंदू विश्वविद्यालय, वो क्या है? हिंदू विश्वविद्यालय नाम का है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ हिंदू बहुसंख्यक में पढ़ते, हिंदू स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रहते, क्योंकि वहाँ संस्कृत वगैरह का पढ़ाई ज़्यादा होती। लेकिन आप अगर मुस्लिम कास्ट के व्यक्ति या मुस्लिम धर्म के लोग या जो उर्दू पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, उर्दू पढ़ने वाले स्टूडेंट को आप वहाँ एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते हैं। आप जैसे ही उसको कहिएगा कि तुम्हारा जो भाषा है वो संस्कृत नहीं है, तुम्हारा भाषा हिंदी नहीं है, हम तुमको इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने नहीं देंगे, तो इस कंडीशन में वो की कर सकता है? उस संस्था पर केस कर सकता है कि देखिए सरासरी हमारा अनुच्छेद 29 में हमको कहा गया है कि हम किसी भी शैक्षणिक संस्था में अपना एडमिशन करवा सकते हैं, चाहे हमारा भाषा कोई भी हो। तो आप भाषा के आधार पर भी किसी को नहीं रोक सकते हैं। किसमें क्या करने के लिए? तो शैक्षणिक विश्वविद्यालय, स्कूल, कोई भी संस्था में एडमिशन लेने के लिए, और उसे पढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। तो बहुत अच्छा बात बोला। काहे कि अगर देखिए ऐसा होने लगता कि भाषा के आधार पर लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता, तो हमेशा ऐसे तो भारत का जो एजुकेशन है, बिहार का एजुकेशन है, ऐसे भी वो
ज़्यादा अच्छा नहीं देखा गया है। और अगर भाषा के आधार पर, लिपि के आधार पर, आपका धर्म के आधार पर अगर बट जाता तो फिर एजुकेशन रहता ही कहाँ, वो तो एक तरह से क्या खिलौना बन जाता। इसीलिए हमारा जो संविधान है एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वही एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते। अगर थोड़ा सा सरकार और एजुकेशन पे ध्यान दे दे तो हमारा जो एजुकेशन व्यवस्था है और अच्छा हो जाएगा। ऐसे तो हमारा सरकार है जो एजुकेशन को थोड़ा हद तक अच्छा बनाने का कोशिश कर ही रहा है। अब देखिए, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर, उसका कल्चर के आधार पर भी आप नहीं रोक सकते हैं। जैसे कि कोई जैन धर्म का व्यक्ति है, वो जैन धर्म का व्यक्ति है और वो, जैसे हमने पढ़ाया था कि जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर दो सांप्रदायिक चलता है। ये जो दिगंबर होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते हैं और जैसे श्वेतांबर होते हैं वो कपड़े पहनते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना कपड़ा नहीं भी पहना हुआ है और बिना कपड़े का भी अगर वो संस्था में आता है और एडमिशन करवाता है तो आप नहीं रोक सकते कि तुम कपड़ा नहीं पहन ले है, तुमको हम एडमिशन कर नहीं लेंगे। आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका संस्कृति है, उसका कल्चर है। आप देखते होंगे बहुत सारी जो लड़की है या बहुत सारे महिला है जो बुर्खा पहनकर, साड़ी पहनकर कॉलेजों में चली जाती है। तो नहीं रोक सकते हैं आप कि तुम बुर्का पहनकर नहीं आओ, क्योंकि उसका कल्चर है, उसका क्या है, कल्चर है। बहुत सारी लड़की होती है जो जिस शादी होने के बाद मंगलसूत्र, सिंदूर सब पहनकर कॉलेज स्कूल जाती है। तो क्या रोक देते हैं कॉलेज वाले कि तुम अपना सिंदूर नहीं लगा सकती, तुम मंगलसूत्र नहीं पहन सकती? वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसका कल्चर है, वो संस्कृति है उसका, वो अपना संस्कृति पे चलेगी ही। तो इस तरह से जो हमारा अनुच्छेद 29 है वो क्या कहता है, आप संस्कृति के आधार पर भी किसी को शैक्षणिक विद्यालय में आने से नहीं रोक सकते, शिक्षा ग्रहण करने से नहीं रोक सकते। अब देखिए लिपि, आप देखे होंगे कि हिंदी कैसे लिखते हैं, इधर से इधर लिखते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखाती है, लेकिन जो उर्दू होता है वो खरोष्टी लिपि में लिखाता है। खरोष्टी बायां से दायां लिखाता है और हिंदी दायां से बायां लिखाता है। तो ये लिपि का डिफरेंस हुआ ना। तो आप लिपि के आधार पर भी आप उसे नहीं कह सकते कि तुम दाएं से बाएं काहे लिखता है, हम तुमको नए एडमिशन लेंगे। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो लिपि हो गया, भाषा हो गया, सांस्कृतिक के आधार पर भी आप क्या नहीं कर सकते, उसको एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते। या कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, उसमें आप उसे जाने से नहीं रोक सकते। आपका अनुच्छेद 29 ये उसको राइट देता है। तो अनुच्छेद 29, आई होप अनुच्छेद 29 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए अनुच्छेद 30 में जाते हैं। अनुच्छेद 30 में जाते हैं, क्योंकि देखिए सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार में दो अनुच्छेद है। 29 को हमने पढ़ लिया, अब हम 30 के बारे में पढ़ते हैं। 30 में देखिए क्या कहता है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। देखिए हम यहाँ पे आपको बता रहे थे ने कि कोई जैन धर्म, पहले एग्जाम्पल से समझिए। जैसे हम यहाँ पे आपको बता रहे थे कि कोई जैन धर्म का व्यक्ति है, वो बिना कपड़ा पहन ले वो कोनो भी इंस्टीट्यूट में चला जाता है कि भाई मेरा एडमिशन कीजिए। वो जो इंस्टीट्यूट का वो डायरेक्टर है वो तो कहेगा कि हाँ हम कर लेंगे, काहे कि अगर उसको डर है, अगर वो नहीं करेगा जाके वो केस कर देगा, तो वो उसका तो एडमिशन कर लेगा। लेकिन उसको खुद में लगेगा नहीं कि देखो सब यहाँ पे कपड़ा पहन के बैठा हुआ है, हम ऐसा ही है, तो उसको अपने मन में ऑकवर्ड फील होगा। मेरा ये मोटिव नहीं है कि हम किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाएं। अगर जैन धर्म वाले लोगों को गलत लग रहा है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हम सिर्फ समझाने के मोटिव से आप लोगों को ये बात बता रहे हैं। क्योंकि मेरे नज़र में हर एक धर्म, हर एक जाति और हर एक भाषा समान है। हम लोग कोई जाति, धर्म या किसी के आधार पर किसी के साथ ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि शिक्षक का धर्म सिर्फ शिक्षा देना होता, ना कि जाति धर्म पे बात करना। तो मेरा मोटिव क्या है, सिर्फ समझाना। तो मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल लेती हूँ कि कोई जैन धर्म का व्यक्ति है, वो बिना कपड़े का कोई इंस्टीट्यूट में जाता है और जाता है तो उसको एडमिशन करवा लेगा 29 के तहत। 29 में कहा गया कि आप नहीं रोक सकते, लेकिन उस व्यक्ति को अजब फील होगा कि अरे सब कपड़ा पहन के बैठल है, हम ऐसी बैठल है, और बहुत स्टूडेंट में सब बहुत खराब होता है। एक आधू को देखिन
बिना इसी कपड़ा चलाया, ऐसे से बोलता है। कोई जैसे सिख धर्म है, उसका अपना पोशाक होता है, वो छुरी रखता है, पगड़ी बांधता है, अपना अलग अलग तरह का उसका भी पोशाक होता है। तो अगर वो आपका सिख धर्म के कोई व्यक्ति चला जाता है, अरे देखो उसका पगड़ी, रे तू पगड़ी कैसे बांधा रे, अरे तुम छुरी कैसे रख ले, ऐसे से अपने आप में बोलता है। तो इस तरह से क्या उसको अपने आप में क्या होता है, ऑकवर्ड फील होता है। तो उस कंडीशन में उसको क्या अनुच्छेद 30 देता है कि अगर आपको अपना अलग कल्चर के आधार पर, अपना अलग भाषा के आधार पर क्या कर सकते हैं, आप अपना शैक्षणिक संस्था खोलिए। अगर आपको मन है कि हम अपना अलग शैक्षणिक संस्था खोले जिसमें कि हम जैन धर्म का जो भाषा है उसके बारे में पढ़ाएं, या कोई ऐसा हिंदू व्यक्ति है जो क्या सोचे कि हम अपना संस्कृत के बारे में पढ़ाएं और अलग क्या खोले, अलग संस्था खोले। संस्कृत भाषा है, उर्दू भाषा है, तो ये सारे भाषाओं को पढ़ाने के लिए हम अलग से शैक्षणिक विश्वविद्यालय खोले या शैक्षणिक विश्वविद्यालय खोले। किसके आधार पर, तो भाषा को पढ़ाने के लिए। तो आप इसमें कोई भी सरकार रोक टोक नहीं करेगी, बल्कि अगर आप ऐसा कोई शैक्षणिक संस्था खोलते हैं तो सरकार आपको अनुदान देगी, मतलब जो वहाँ के जो टीचर होंगे उनको सरकार सैलरी भी देगी। तो क्या हमें अनुच्छेद 30 कहता है कि आप कोई भी शिक्षा संस्था खोल सकते हैं और शिक्षा संस्था खोलकर आप अपना जो भाषा का ज्ञान उसको दे सकते हैं। अब देखिए कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि देखिए भाषा का ज्ञान दे रहा तो धर्म का भी ज्ञान दे रहा है। जैसे कि कोई संस्कृत का विश्वविद्यालय खोला तो संस्कृत न पढ़ाएगा, तो संस्कृत क्या है, संस्कृत हिंदू धर्म का एक मूल्य विषय है। आप गीता हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, सब चीज़ संस्कृत में लिखा हुआ रहता है हिंदू धर्म का। तो उस कंडीशन में जब आप संस्कृत पढ़िएगा तो संस्कृत के बारे में जानिएगा, संस्कृत के किताबों को पढ़िएगा तो उसमें देवी देवताओं का उल्लेख है, तो देवी देवताओं के बारे में पढ़ाएगा ही, तो आप फिर कहिएगा कि धर्म के बारे में बता रहा है, धर्म को पढ़ा रहा है। तो वैसा बात नहीं है। देखो बाबू, वो क्या पढ़ा रहा, अपना भाषा पढ़ा रहा, अपना क्या पढ़ा रहा, भाषा पढ़ा रहा, और भाषा के अंदर भगवान आ रहे हैं, भगवान का नाम उल्लेख हो रहा है, तो वो तो अलग सी बात है। ऐसा तो होना ही है, क्योंकि आप जिस चीज़ के बारे में पढ़िएगा उसका तो आपका उल्लेख मिलवे करेगा। लोग बोलता भी है कि जो संस्कृत है वो देवताओं का भाषा है, तो देवता का भाषा है तो देवता का नाम आइबे न करेगा। तो आप कहेगा कि धर्म का वो दे रहा है ज्ञान, धर्म का ज्ञान नहीं देता, वो भाषा का ज्ञान देता है। अब देखिए अनुच्छेद 30 में हमको क्या बोला कि आप किसी प्रकार का संस्था खोल सकते हैं। कैसा संस्था खोल सकते हैं, तो शैक्षणिक संस्था आप चला सकते हैं। जैसे मदरसा चलता है, देखते हैं आप लोग, मदरसा चलता है, लोग उर्दू अली बे ते से जीम है खे दाल जाल रे ये सब पढ़ता है मदरसा में, पढ़ता है मदरसा में उर्दू। तो इस तरह से वो उर्दू पढ़ता है, तो उर्दू पढ़ता है, वो भाषा पढ़ रहा है, ना कि उसको धर्म की शिक्षा दिया जा रहा है, वो तो भाषा पढ़ रहा है ना। जैसे हम लोग का हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, तमिल भाषा है, उस तरह से उन लोग का उर्दू भाषा है, अरबी भाषा है, तो उन लोग अपना उर्दू और अरबी पढ़ रहा है। तो आप क्या कहिएगा कि वो अपना धर्म का ज्ञान दे रहा है, धर्म का ज्ञान नहीं दे रहा, वो अपना भाषा को पढ़ा रहा। अब उसका भाषा उर्दू है और उर्दू में बहुत कुछ है, पैगंबर के बारे में, अल्लाह तल्ला के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है, तो अपना बताएगा, अपना वो बताएगा। तो ऐसे में आप नहीं कह सकते हैं कि वो क्या दे रहा है, तो वो अपना धर्म का ज्ञान दे रहा है। ये सारा क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई मदरसा है, मदरसा में किसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। अगर यूपीएससी और बीपीएससी में इंटरव्यू में पूछ देता है कि एक मदरसा है, मदरसा में जो लोग ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, वो किसके बारे में शिक्षा देते हैं, तो आप जहाँ पर्सन कहिएगा कि अपना धर्म का शिक्षा देता है, जहीने कहेगा तू नहीं पढ़ ले, धर्म का शिक्षा कहाँ दे रहा हो, तो भाषा का शिक्षा दे रहा है। तो अनुच्छेद 30 की बोलता है कि आप किसी भी शैक्षणिक संस्था खोल सकते हैं और उस संस्था में आप अपना भाषा को पढ़ा सकते हैं। शैक्षणिक संस्था खोलने का बात कौन करता है, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक को भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पर उसे कोई भी स्कूल कॉलेज में प्रवेश लेने से नहीं रोक सकते हैं। ये अनुच्छेद 29 बोलता है। और 30 बोलता है अगर आप प्रवेश ले भी लिए हैं और अगर आपको ऑकवर्ड फील होता है, आपको खराब लग रहा है कि अरे यहाँ पे सब इस कल्चर के लोग पढ़ रहे हैं, अब मेरा संस्कृति अलग है, मेरा भाषा अलग है, तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए भी संविधान बोला है, उसके लिए भी संविधान बोला कि अनुच्छेद 30 के दौरान आप अलग से अपना शिक्षा संस्था खोल लीजिए, उसमें भी सरकार आपको अनुदान देगी।
तो इस तरह से हमारा अनुच्छेद 29 और 30 कंप्लीट होता है। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। देखिए अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 क्या, अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया है। फिलहाल अनुच्छेद 31 नए है। अनुच्छेद 31 की है, नए है। अनुच्छेद 31 क्या था, मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार था। हमने पहले भी जब मौलिक अधिकार स्टार्ट किया, जब हमने बताया कि मौलिक अधिकार 6 प्रकार का, तो उस समय भी हमने संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया। और उसके बाद हम जब अनुच्छेद 19 पढ़ा रहे थे, अनुच्छेद 19 के F में क्या है, संपत्ति का अधिकार, उसमें भी हम जिक्र किए थे। अब थोड़ा सा आइए, जब हम सीक्वेंस से पढ़ा ही रहे हैं तो क्यों ना अनुच्छेद हम 31 को यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देते। तो देखिए जो अनुच्छेद 31 था ना, वो क्या था, संपत्ति का अधिकार था। मतलब अनुच्छेद 31 में कहा गया कि हर एक व्यक्ति को अपना संपत्ति जो है उसका मौलिक अधिकार है, यानी कि आपका जो संपत्ति है वो कोई छीन नहीं सकता है, कोई नहीं छीन सकता, यानी कि मतलब सरकार भी नहीं छीन सकता। इस कंडीशन में सरकार को डेवलपमेंट करने में, विकास करने में दिक्कत आने लगा। कहीं पे स्कूल खोलने का रहता था तो 4 कट्ठा जमीन देता था और 2 कट्ठा में कहता था ये हमारे परबाबा के निशानी, ये हमारे दादा के निशानी, हमारे पापा के निशानी, हम तुमको नहीं देंगे। तो इस तरह से विकास में बाधा आने लगी। तब मोरारजी देसाई जो थे उस समय के प्रधानमंत्री, वो वो अच्छा काम किए हैं। ये वाला मोनार्जी देसाई की करते, 44वें संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटा देते हैं। संपत्ति के अधिकार को हटाते मतलब संपत्ति का जो अधिकार हमारा था, मूल अधिकार, उसको हटा देते हैं। ऐसे में सब बोलेंगे अरे आप अगर मौलिक अधिकार से इसको नहीं हटाइएगा तो ये लेके चल जाएगा कोर्ट में कि हमारा मूल अधिकार हमको सरकारों नहीं छीन सकती है, सिर्फ एक इसको छोड़ के। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो संपत्ति का अधिकार को क्या किया गया, हटा दिया गया। कब हटाया, 1978 में 44वें संविधान संशोधन के अनुसार इसको किया ने 300 के क में रख दिया। एकदम उठाया, यहाँ से 31 से उठाया और 300 के क में ले जाके मोरारजी देसाई जाके रख दिए। लो अब तुम कैसे कहेगा कि तुम्हारा मौलिक अधिकार है, ये तो तुम्हारा कानूनी अधिकार ले जाकर बना देते हैं। इसको क्या बना देते हैं, कानूनी अधिकार। मतलब जब चाहेगा सरकार, जब तुमसे तुम्हारा जमीन ले सकता है, और लेगा तो तुमको देगा भी कुछ। अगर तुमसे जमीन लेता है तो उसको जमीन के बदले तुमको पैसा देगा या घर देगा। अगर रोड के बगल में आपका जमीन है तो करोड़ों की संपत्ति है तो आपको करोड़ों का संपत्ति देगा, करोड़ों रुपया देगा या करोड़ रुपया का आपका घर देगा। तो इस प्रकार क्या कहते हैं, मुआवजा भी सरकार देती है। तो हमारा जो संपत्ति का अधिकार क्या था, आपका मौलिक अधिकार था, उसको हटाकर क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को 300 के क में रखा गया है और इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के 8 में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन बनाते, मोनार्जी देसाई। हो गया कंप्लीट। देखिए आर्टिकल 31 कंप्लीट, 29 भी कंप्लीट, 30 भी कंप्लीट, 31 भी कंप्लीट। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19 के F आप जानते होंगे, हमने पढ़ाया था। स्वतंत्रता का अधिकार में 19 में हमने बताया था कि अनुच्छेद 19 के F में कहा गया है संपत्ति के अधिकार। संपत्ति का अधिकार था, उसको भी हटा दिया गया। अब देखिए संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है, मतलब अधिकार को हटाया गया। ये नहीं कि आप संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं, संपत्ति आप खरीद सकते हैं। संपत्ति खरीदने का अधिकार है आपको। आपका जो संपत्ति आप खरीदे उसको संरक्षित आपको कानून करेगा, उसको संरक्षण क्या करेगा, कानून देगा। जैसे कि आप संपत्ति खरीदते हैं और पट्टीदार आया कहता नहीं तुमको हम संपत्ति खरीदने देंगे, ये मेरा संपत्ति है। आप जैसे देखते हैं भाई में लड़ाई होता है तो कहता है कि वो 1 डिसमिल उसमें काहे चल गया, 1 डिसमिल मेरा है। तो फिर उसमें कानून को बुलाया जाता है, देखिए सर ऐसे जमीन के बटाया है, ये आधा अपना मांगता है। तो आपको कानून क्या देगी, संरक्षित देगी। आपका जो कोई जमीन है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, सरकार नहीं छीन सकती। सरकार छीन सकता है लेकिन आपका गोतिया पटेदार आपसे जमीन नहीं छीन सकता। जैसे ही आपका जमीन छीनेगा आप तुरंत केस कर सकते हैं कि हमारा जो संपत्ति का अधिकार वो कानूनी अधिकार है, फिर आपको उसमें कानून फैसला सुनाएगा। तो ये आर्टिकल 19 के F में कहा गया आप संपत्ति खरीद सकते हैं। संपत्ति क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और अनुच्छेद 31 में क्या था, संपत्ति जो था मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया।
अब मोनार्जी देसाई उसको संशोधन करते, 44वें संविधान संशोधन आपका 1978 के दौरान उसको कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमने आज क्या जाना, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार के बारे में जाना। 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों को हितों का संरक्षण, जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है उसका हित का संरक्षण करना, मतलब उसको ऐसी किसी भी कारण से किसी भी विद्यालय विश्वविद्यालय संस्था में एडमिशन लेने से नहीं रोक सकता है, शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है, अनुच्छेद 29 कहता है। 30 देखिए क्या कहता है कि अपना शिक्षा संस्था खोल सकता है, शिक्षा संस्था खोल सकता है। अब 31 में क्या बोला, संपत्ति से, 31 में क्या बोला, संपत्ति आपका क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। इस प्रकार जो हमारा अनुच्छेद 29, 30, 31 आज क्लियर हुआ। देखिए 31 के बाद क्या आता है, 32। 32 में आपका क्या है, ये 32 में आपका क्या है, संवैधानिक उपचार है। 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार है, जो अनुच्छेद 32 में। देखिए संविधान का आत्मा कहा गया अनुच्छेद 32 को, संविधान का क्या कहा गया, आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया। सॉरी, लगता है हम किसी एक वीडियो में उसको रीढ़ की हड्डी बोल दिए थे, इसके लिए सॉरी। अनुच्छेद 32 को क्या क्या कहा गया, आत्मा कहा गया। तो इसके बारे में हम अगला वीडियो में जानेंगे। आज तक इतना ही। जय हिंद।